नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है एमपी टुडे पर। हमारे हाथ में एक किताब है, ये गज़लों का दीवान है और किताब का नाम है आवाज़ की तासीर। एक गज़ल के कुछ शेर आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। अब मोहब्बत के ख़यालों पे हंसी आती है, फूल तितली की मिसालों पे हंसी आती है। हम भी पागल थे कभी इश्क में तेरे, लेकिन अब तेरे चाहने वालों पे हंसी आती है। तो इस तरह के बहुत सारे शेर और बहुत सारी गज़लें इस किताब में। और ये किसने लिखा है पता है आपको? ये जो किताब है उसके लेखक हैं चित्रांश खरे। जी हाँ, वही बंदा जो 2 सरकारी नौकरी छोड़ चुका है। किसी के जीवन में एक नहीं होती, वो 2 छोड़ चुका है और अब तीसरी उसको मिलने वाली है। एमपीपीएससी में सहायक प्राध्यापक बन चुके हैं प्रोफेसर चित्रांश खरे हमारे साथ हैं। चित्रांश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जगत जी, सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। ये क्या मतलब है, क्या मतलब इतना दिमाग, इतना टैलेंट आपके पास कहाँ से आया कि 2 नौकरी छोड़ चुके हो और लोगों को एक नहीं मिलती पूरी ज़िंदगी में और तीसरी पे आ गए हो? तो मतलब क्या है ये? सबसे पहले तो मैं ईश्वर में भरोसा रखता हूँ, तो वही चौपाई फिर कहूँगा कि नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, सो सवतव प्रताप रघुराई। तो सब कुछ ईश्वर की ही अनुकंपा से होता है, माई की कृपा से होता है। बस ये ज़रूर करता हूँ मैं कि जब किसी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता हूँ तो उसमें पूर्ण समर्पण के साथ उसका पीछा करता हूँ और एक निश्चित रणनीति के साथ, जो एकदम कैलकुलेटिव हमारी स्ट्रेटजी होती है, उसके साथ आगे बढ़ता हूँ। और ये भी ध्यान रखता हूँ कि हमारा कंपटीशन कैसे लोगों के साथ है, उस स्थिति में हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, और अपनी स्वयं की समीक्षा लगातार करता हूँ और उसके बाद फिर सकारात्मक परिणाम मिलता है। अरे एक स्टेप बाय स्टेप बताइए कि जो नए लड़के हैं या जो नए स्टूडेंट हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि वो भी कहीं ना कहीं इस तरह से कामयाब हों, तो क्या करें वो? मतलब एक बिल्कुल नीचे से लेकर ऊपर तक स्टेप बाय स्टेप। इसमें सबसे पहले तो हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जिस परीक्षा के माध्यम से मैं आया हूँ, 2 अलग अलग परीक्षाओं के माध्यम से मैं आया हूँ, लेकिन परीक्षाएं कोई भी हों, रणनीति अपनी स्पष्ट होनी चाहिए और उस रणनीति का स्टेप बाय स्टेप क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम जिस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अब हम क्लियर रहें कि हम किस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। उसका सबसे पहले हम सिलेबस देखें, पुराने क्वेश्चन पेपर देखें, और उसके बाद हमें ये देखना है कि इसमें रेफरेंसेस क्या हैं, कौन कौन सी मुख्य पुस्तकें हैं जिनके माध्यम से हमें आगे बढ़ना है, और इसमें जो लोग कितने प्रतिभागी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनकी मैक्सिमम रैंकिंग कितनी जा रही है, वो सब का एनालिसिस हमें हमारे दिमाग में होना चाहिए। और उसके बाद हमें अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन में निश्चित रूप से हर विद्यार्थी के साथ एक मजबूत पक्ष जाते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे आते हैं जिसमें कमज़ोर पक्ष भी रहता है। तो जो कमज़ोर पक्ष है उस पर विशेष फोकस करें, क्योंकि मजबूत पक्ष तो आपका मजबूत हो ही गया है, पर अगर आपका कमज़ोर पक्ष पे आपने ठीक से फोकस कर लिया तो परीक्षा आपकी है। फिर चित्रांश खरे जी को जाना जाता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, गज़लों में, वो भी हिंदी गज़लों में, पौराणिक कथाओं का प्रयोग करते हुए। जी। तो कुछ सुनना चाहेंगे कि चित्रांश क्या सुनाने वाले हैं? देखिए, पौराणिक कथाओं का मैंने गज़ल का, जैसा कि एक लहजा होता है कि गज़ल में कोई कथा तो चलती नहीं है, लेकिन जो हमारे पौराणिक आख्यान हैं उनको, उनकी एक झलक मैं अपने शायरी में लेके आता हूँ। जैसे एक अभी कुछ ही दिनों पहले एक शेर मैंने कहा था कि हमने मीरा के भजन लिख दिए दीवारों पर, घर की दालान में मुजरा नहीं होने देंगे। बहुत उम्दा शेर, तो बहुत उम्दा इस तरह के शेर मैं लेके आता हूँ। ऐसे ही एक जगह मैंने एक शेर कहा था कि अचानक दर्द अपना तिर जटा से रो पड़ी सीता, मेरे स्वामी को रास्ते में जटायु तो मिला होगा। वाह वाह वाह। मोहब्बत में किसी के नाम की है अहमियत कितनी, जहाँ पर जिक्र होगा राम का हनुमत खड़ा होगा। क्या बात है। हमारे यहाँ पौराणिक कथाओं में ये चलता है कि हनुमान जी को याद नहीं करना पड़ता है, आप राम जी को याद करें, हनुमान जी आ जाएंगे। तो जहाँ पर जिक्र होगा राम का हनुमत खड़ा होगा। और इस तरह के मैं बीच बीच में प्रयोग करता रहता हूँ। मोहब्बत में किसी के नाम की है अहमियत कितनी, जहाँ पर जिक्र होगा राम का हनुमत खड़ा होगा। और इसी में एक, जैसे बीच बीच में मैंने कर्ण का आख्यान किया, एक नज़्म में मैंने कर्ण का प्रयोग किया है कि भले अर्जुन न बन पाता मगर मैं कर्ण हो जाता। इस तरह के कई जगह, एक जैसे एक गौतम बुद्ध के ऊपर एक शेर आया है कि तथागत चल दिए थे छोड़कर सोता हुआ बच्चा। इस तरीके के मैंने जगह जगह पे मिसरों में प्रयोग किया है। तो इस तरह के प्रयोग मैं करता हूँ। और हमारी जो एक परंपरागत पौराणिक विरासत है जिस पर हमें गर्व होता है, और भारतीय मूल्य और भारतीय परंपराएं जिससे उद्घाटित होती हैं, ऐसा मैं प्रयोग करता हूँ। अच्छा, ये सब कहते हैं आप शेर के माध्यम से,
तो अदबी महफलों में आपको बुलाया जाता है कि नहीं, मुशायरों में? दरअसल आजकल दो तरह का काम हो रहा है कि कुछ लोग इसलिए शायरी कर रहे हैं कि वो महफिल के बुलाए जाने के क्राइटेरिया को फुलफ़िल करें, और कुछ लोग ये काम करते हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं, उसके बाद किसी को बुलाना है बुलाएं, और हम अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बुलाए जाएंगे। तो मैं एक दूसरे पैटर्न पे चलने वाला व्यक्ति हूँ। अच्छा, मैंने शुरू से ही कभी ये नहीं देखा है कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं बुलाया जाऊँगा या नहीं बुला। मेरा काम अच्छा होना चाहिए, और मैं अपने काम की समीक्षा भी खुद ही करता रहता हूँ समय समय पर, और इसके बाद मुझे बुलाया भी जाता है। मैं साल में इतने प्रोग्राम करता हूँ कि मैं बराबर गतिशील रहता हूँ। अपनी सर्विस के साथ मैं प्रोग्राम भी कर लेता हूँ, और मैं रोज़ रोज़ प्रोग्राम कर भी नहीं सकता, मेरे साथ अपनी सीमाएं हैं। लेकिन जितने प्रोग्राम करने चाहिए उतने प्रोग्राम मैं बराबर कर रहा हूँ, और अपनी शर्तों के हिसाब से करता हूँ। यही गज़लें पढ़ते हैं? ये हाँ पढ़ता हूँ मैं, और इससे जिन लोगों को परेशानी होती है वो नहीं बुलाएं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मेरा जो आत्मा गवाही देगा मैं वो शेर कहूँगा, क्योंकि मैं इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करके शायरी नहीं करता। मेरी आवाज़ में खर्ज है, मुझे क्लासिकल का जो बेसिक है वो भी मुझे आता है, मैं सीखा हुआ हूँ क्लासिकल का। फिर भी मैं मुशायरों में या कवि सम्मेलनों में मैंने अभी तक जो मेरी इनिशियल जर्नी है वहाँ पे लोग तरन्नुम के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, मैंने कभी तरन्नुम का प्रयोग नहीं किया। तहत में ही पढ़ता हूँ मैं, और मैं चाहूँ तो मेरे गले का जो खर्ज है मैं उसका काम कर सकता हूँ। लेकिन अब मैं 10-12 साल शायरी पे काम करते हुए मुझे हो गया। अगर अब मैं तरन्नुम का प्रयोग करने वाला हूँ या करूँगा, तो आप ये देखिए कि मैं खुद चैलेंजेस ले रहा हूँ ना। जहाँ पर मुझे शुरुआती दौर में तरन्नुम का प्रयोग करके आगे बढ़ जाना चाहिए था, वहाँ मैंने चैलेंज स्वीकार किया और तहत में आगे बढ़ा। और अब जब 10-12 साल हो गए, एक जो आप लोगों के माध्यम से और जो थोड़ा बहुत नाम हुआ है, उसके बाद अगर अब मैं ये क्या बोलते हैं कि तरन्नुम ले रहा हूँ या लूँगा, तो मुझे लगता है कि मैं खुद ही चैलेंजेस स्वीकार करता हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मैं अपने परंपरागत विरासत को आगे बढ़ा रहा हूँ, जो हमारे पौराणिक आख्यान हैं उनको अगर शायरी में लेके आ रहा हूँ, इससे किसी को परेशानी है तो रहे। मैं शायरी जिस लहजे के साथ कर रहा हूँ उसी के साथ करता रहूँगा। अच्छा, बड़ा शायर तब माना जाता है जब वो दुबई में पढ़ के आए। तो मतलब क्या है, कोई प्रोग्राम जैसे मध्यम सक्सेना दुबई में पढ़ के आए तो बड़े शायर हो गए, और निवेश शाहू भी शायद, मुझे जहाँ तक जानकारी है शायद गए नहीं, लेकिन वो हैं। तो ऐसे चित्रांश खरे भी जाएंगे कहीं दुबई? नहीं, अगर कहीं कुछ ऐसा अवसर आता है और कोई बुलाता है तो मेरे दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है, और ना ही मैं ये सोचता हूँ कि दुबई से मुझे कोई ना जाने का प्रण रखा है या वहाँ जाना एक मेरा लक्ष्य है। मैं ये मानता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर बंद कमरे में रह के भी अच्छे शेर कह रहा है तो वो उसका शेर अमर होगा। और दुबई कोई शायरी का स्टैंडर्ड डिफ़ाइन नहीं करता। स्टैंडर्ड डिफ़ाइन शायरी का वो किताबें करती हैं जहां आप शेर लिखते हैं और फिर उस शायरी पर चर्चा होती है, उस शेर की वुसअत देखी जाती है, उसका फैलाव देखा जा सकता है, उसके मानी देखे जाते हैं। शायरी किसी बड़े मंच पे जाके, बड़े मंचों पे जाने के क्या क्राइटेरिया होते हैं आप भी जानते हैं, मैं उस पर चर्चा गहराई से जाऊंगा तो ठीक नहीं रहेगा। और कुछ नाम किसी के लेके आए कि वो कैसे पहुंच गया वहाँ, उसकी भी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बड़े मंचों पे पहुंचने के अलग क्राइटेरिया हैं, और मैं उन क्राइटेरिया के साथ नहीं जाऊंगा। जो वही बात मैं कहूँगा कि मैं अगर मंचों के भी जितने प्रोग्राम कर रहा हूँ उसमें अपनी ही शर्तों के साथ कर रहा हूँ। हमारे पास सवाल ये नहीं रफ्तार किसकी कितनी है, सवाल ये है सलीके से कौन चलता है। बहुत अच्छा। और दूसरा शेर ये है कि ये ना देखो कि चिरागों की लबें मध्यम हैं, किस तरह हमने किया जश्न चिरागां देखो। बहुत बढ़िया। तो हम अपने तरीके से काम करेंगे और बेहतर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चित्रांश भाई। तो ये थे चित्रांश खरे जी, और पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने उन सवालों के भी जवाब दिए हैं जिन सवालों के जवाब देने में लोगों के हलक में शब्द अटक जाते हैं। और इस तरह से चित्रांश खरे जी ने बताया कि किसी भी शर्त पर वो अपनी शायरी को उन जगहों पर नहीं लेके जाएंगे जहां पर उनकी शायरी का दम घुटे। बहुत बहुत धन्यवाद।